Hello students, I am back now. This is Harikesh Yadav and welcome to the SPM classes. आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th के ऐसे बच्चे भी जो CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं या ICSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ग्राफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके 11th और 12th में इसका यूज़ तो होगा ही होगा, लेकिन इन फ्यूचर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या जब आप पेपर देने बैठोगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको मिनिमम नीट में भी और IIT JEE में भी ग्राफ से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। और बेस तो 9th में ही हल्का सा आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों की अक्सर कंप्लेंट होती है कि 9th में हमने ठीक से नहीं पढ़ा। तो आप 11th में अगर अब भी नहीं ठीक से पढ़े तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होनी है तय, ये आप मान के चलिए, क्योंकि ग्राफ आपका बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आप विदिन सेकंड में उसको ऐसे उड़ा देंगे। आपने देखा नहीं ग्राफ, अगर आपके माइंड में सेट रहा वो चीज़, तो आप ऑप्शन देखते ही आपका माइंड क्लिक करेगा और ऑप्शन देख के आप फट से सही आंसर टिक कर दोगे। तो आप समझ सकते हो कि एक एक सेकंड कीमती होता है कंपटीशन में। आप 11th को बहुत लाइटली लोग ले लेते हैं कि चलो इसका बोर्ड नहीं है, 12th में बोर्ड होगा तब देखा जाएगा। यही सबसे बड़ी भूल है आपकी। 11th बेस है आपका, और 11th में वैसे भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, टोटल मैकेनिकल पार्ट या मैकेनिक्स का पार्ट आप बोलें, जिसको आप दुनिया भर के नामों से आपके 11th के चैप्टर दिए गए हैं, वो अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो मैकेनिक्स के पार्ट हैं। और मैकेनिक्स का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आज का सेशन तो बहुत ही खास होगा, क्योंकि ग्राफ उसमें हमने कहा कि आपकी टोटल ये जो फर्स्ट यूनिट होगी, उसमें अगर फर्स्ट यूनिट की जान कुछ है तो वो ग्राफ है। अगर आपने ग्राफ अच्छे से समझ लिया, उस पर जो रिलेटेड प्रॉब्लम है आपने उसको एनालाइज करना सीख लिया और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया, तो आपको दुनिया में कोई पीछे नहीं कर सकता। ये हम इतनी एश्योरेंस मैं अपनी तरफ से आपको दे सकता हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ। रेखीय पथ पर ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बीच बीच में आप लोगों से कुछ और भी बातें मैं करता रहूँगा, क्योंकि ये लगे ना क्लास की रोबोटिक्स चल रही है, कोई रोबोट ही है सामने और लगातार क्लास बातें ही केवल मतलब पढ़ाई की बातें हो रही, पढ़ाई की ही बातें होंगी, दूसरी बातें नहीं होंगी, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ अलग हटके जो कुछ होगा उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होगी। ठीक है, और एक सेशन में ग्राफ कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मान के चलिए 2 से 3 वीडियो में इसको मैं कवर करूँगा, जितना आज जहाँ तक हो सकता है कि आपको बोरिंग ना फील हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएँ, ये हमारा प्रयास होगा। तो ठीक है, तो देखो ग्राफ जब भी हम एनालाइज करेंगे तो हमेशा आपने ये देखा होगा कि जूनियर क्लास से ही आपने 2D प्लेन तक का देखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं आप, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, और ये जहाँ टर्मिनेटिंग पॉइंट है या ओरिजिन है एक्स और वाई की, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसको आप ओरिजिन बोल देते हो, ओ से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमने लिखा है। ठीक है, कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इन फिजिक्स जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे तो एक्स एक्सिस ऑलवेज हमारे लिए यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी समय का जो भी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑलवेज वो एक्स एक्सिस पर होगा। आप ये कह सकते हो कि टाइम ने अपना पेटेंट करा लिया है एक्स एक्सिस पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे सपोज जो हमने नाम लिख दिया उसका नंबर 1, टाइम शुड बी ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, एंड जो भी उसके साथ मीन्स ये जब भी आप देख रहे हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अगर एक पे हमने टाइम दिखाया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी ऑलवेज वो कहाँ पर दिखाओगे आप, वाई एक्सिस पर, यानी जो भी समय के साथ संगत भौतिक राशि दूसरी होगी वो वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट की जाएगी। तो एक तो ये हमने कोऑर्डिनेट के हिसाब से बनाया। पहला पॉइंट भी यही होगा कि समय को सदैव हम एक्स अक्ष पर शो करते हैं। ठीक है, टाइम शुड बी ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग अदर फिजिकल क्वांटिटी विल बी लाई ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पर उसको दिखाएंगे। तो ये पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। समय को सदैव एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, समय के संगत जो भी भौतिक राशि हो, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये टाइम के साथ में अगर होंगे तो उनका कहाँ पर उनको स्थान मिलेगा, वाई एक्सिस पर मिलेगा। ठीक है,
ये दोनों पॉइंट ये कम से कम आपके दिमाग में हमेशा फिट होना चाहिए। अब अगर ये हो गया तो अब टाइप्स ऑफ ग्राफ, ये दो चीज़ तो एकदम सिंपल सारे ग्राफों के लिए कॉमन चीज़ होगी। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो जिसके बारे में हम बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो सबसे पहला ग्राफ हम लोग यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं, अब इसको एक्स और वाई आपको समझने के लिए था, हम इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो टाइप 1 पढ़ेंगे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी विस्थापन समय ग्राफ। तो हम टाइप 1 में लिख दे रहे हैं टाइप 1। ये है क्या टाइप 1 हमारा? विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ यानी इंग्लिश में लिखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी अभी जो जस्ट मैंने बताया पॉइंट नंबर 1 में कि टाइम शुड बी ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस, और ये देखिए टाइम को और यूनिट भी इसकी ब्रैकेट में SEC लिखा है सेकंड, और यहाँ डिस्टेंस यानी विस्थापन, दूरी या विस्थापन दोनों। आप जानते हो कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों में अंतर भी यहाँ समझ में आएगा। वैसे 9th क्लास में ही आपने ये तो पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली यक्स से डिनोट कर दिया है, और अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है तो यूनिट मीटर का इनिशियल हमने यम इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है और यही हमारी पहली टॉपिक भी विस्थापन समय ग्राफ। अब आप 9th में ही वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़े होंगे और ये समझ लीजिए कि मोशन की बात किया जा रहा है। ठीक है, और मोशन मीन्स स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, यही तो होगा मोशन में। अगर हम यहाँ से यहाँ चल दिए या आप अपने कमरे में मूवमेंट दाएं से बाएं कहीं भी कर दिया आपने, तो टाइम के रहेगा। एक बात दिमाग में आपके आ जानी चाहिए कि जितने भी टाइप के यहाँ ग्राफ, ये टाइप 1 मेन टाइप है और इसके अंतर्गत जो भी आएंगे, कौन कौन से ग्राफ आएंगे उनके बारे में चर्चा करूंगा मैं यहाँ पे, और वो होगा आपका सारे ग्राफ के बारे में आप इतना क्लियर हो जाइए कि वो मोशन के बारे में ही बता रहा होगा, डेट मीन्स स्पीड या वेलोसिटी के बारे में ही बता रहा होगा। तो अब पहला नंबर उसमें ये टाइप 1 का पहला पार्ट, टाइप 1 का पहला पार्ट, एक चीज़ और पहले पार्ट से पहले आप ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस की तरफ अगर आप बढ़ोगे, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ हमने टाइम को डिनोट किया है, और टाइम न कभी रुकता है, न कभी बैक होता है, न कभी फास्ट होता है। टाइम अपने नियत समय से, अपने नियत रफ्तार से आगे बढ़ता है। आप अपनी घड़ी तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, टाइम आपके लिए आपको लगता है कि आपके लिए रुका, आपके लिए भी नहीं रुका है, और किसी बगल वाली घड़ी में देखेंगे तो टाइम आगे चल रहा है। टाइम पीछे भी नहीं जा सकते, ज़बरदस्ती को उसको आप अगर निडल वाली घड़ी है तो आप कहेंगे कि हम पीछे कर देंगे, या कुछ फिल्मों में दिखाया फर्जी कहानियाँ, मशीन में घुस जाते हैं और पीछे चले गए 20वीं शताब्दी से 19वीं 17वीं 16वीं में। तो हाइपोथेटिकल बातें हैं, उस प्रैक्टिकली कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, तो आप ये जान गए कि टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा। बाकी हर चीज़ रुक सकती है, डिस्टेंस रुक सकता है, डिस्प्लेसमेंट रुक सकता है, वेलोसिटी रुक सकती है, स्पीड रुक सकती है, एक्सेलरेशन रुक सकता है, बट टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो एक्स एक्सिस पर अगर दाईं तरफ आप बढ़ रहे हो तो टाइम की तरफ बढ़ रहे हो, वाई एक्सिस पर अगर बढ़ रहे हो और पर्टिकुलर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो वाई की तरफ अगर बढ़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहे हो, ना कि टाइम बढ़ रहे हो। एक चीज़ ध्यान में रहेगी। तो अब पहला नंबर हम आ रहे हैं, पहले ग्राफ ही हम ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि पूछते हैं हम ऑफलाइन क्लास में, अक्सर मैं ये पूछता हूँ बच्चों से कि ये कैसा लगा तुम्हें ग्राफ। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो ये क्या है, ये स्टैटिक पोजीशन में जो भी पिंड है या वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, यानी हम इसको बोल सकते हैं विरामावस्था में स्थित वस्तु का ग्राफ। ठीक है, विरामावस्था में स्थित वस्तु का ग्राफ। विरामावस्था में क्यों कहे भाई, अगर टाइम आपका सर्टेन इंटरवल पे, जैसे 10-10 सेकंड का आप लिया, 1-1 सेकंड के लिया, 5-5 सेकंड का लिया, आधे घंटे 1 घंटे जो आपका मन करे, आप टाइम एक फिक्स्ड इंटरवल लीजिए और उसमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही ना हो रही हो। आप अपने सामने की वॉल को देख लीजिए, आप अपने सामने की ट्री को देख लीजिए और टाइम काउंट करना स्टार्ट करिए और देखिए कि क्या 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, आधा घंटा, 1 घंटा के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो आप सीधे सीधे देखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग,
Hence you can say that object is on same place. आप सेम प्लेस पे कह सकते हो, स्टैटिक पोजीशन पे कह सकते हो, या हिंदी में कहो विराम की स्थिति में है, यानी इसमें कोई मोशन ही नहीं है। जब कोई मोशन नहीं है इसीलिए तो उसको नाम दिया विरामावस्था इसमें स्थित वस्तु का ग्राफ। दूसरी चीज़, इस पे जोर इतना क्यों दे रहे हैं? अब तक तो हम 3 ग्राफ कंप्लीट कर चुके होते, क्योंकि पहला ही ग्राफ और पहले टाइप में पहला ग्राफ ये सबसे ज़्यादा दर्द देता है। किसी को कोई दर्द परेशानी कुछ हो तो हमसे बताइएगा ज़रूर, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो विरामावस्था में स्थित वस्तु का ग्राफ, अब यहाँ ग्राफ के हिसाब से देखो, वाई एक्सिस पर हमने यहाँ डिस्टेंस को दिखाया है या डिस्प्लेसमेंट को दिखाया है। तो ये क्या होगा, मान लो सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि 5 मीटर हुआ, ये 10 मीटर हुआ, ये 15 हुआ, 20 हुआ, 25, जो भी आप एज्यूम कर लीजिए। मान लो एक आपको ग्राफ तो इतना ही बनाना है, आप समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए हम ये ले रहे हैं कि वाई एक्सिस पर ये लेंथ कितनी हो गई, मान लो 10 लिखा है, यूनिट यहाँ लिखा है तो 10 मीटर पर। कब? जब आपने घड़ी देखा तब, यानी t=0 पर। समय 0 नहीं होता है, लेकिन आप जहाँ से काउंट करते हो वो 0 होता है। नहीं तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि समय 0 कब होता है। जब भी आप स्टार्ट करते हो किसी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए तो आपके लिए टाइम शुरू होता है अब, और वो होता है आपका टाइम 0। क्लियर बात? अब जैसे घड़ी तो रुकेगी नहीं, हमने कहा ये मान लो 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, ये 8 है, ये 10 है। आप इसको मिनट कह सकते हो, आप इसको घंटा कह सकते हो, आपकी मर्जी। तो 2 सेकेंड जब हो गया तो आपने क्या देखा कि भाई ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, 10 मीटर की डिस्टेंस पे ही। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, 10 मीटर की डिस्टेंस पे ही। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगेन यू विल फाइंड डिस्टेंस 10 मीटर, अगेन यू विल फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वट एवर यू कैन से 10 मीटर। अगेन बार बार ये 10 मीटर। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके सामने वाली वही दीवार है जिसकी बात अभी हमने किया? आपके सामने खड़ा हुआ, आपके दरवाजे के बाहर या आपके घर के बाहर खड़ा हुआ पेड़ है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह स्टैटिक पोजीशन पे है, विराम की पोजीशन पे है, होल्ड कंडीशन में है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो क्लियर है बात? एक दूसरी एक की पॉइंट और, जब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ग्राफ से रिलेटेड तो वहाँ पर हम जैसे ही ये सिंपल एक लाइन ग्राफ ऐसे नहीं मिलेगी आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल, वहाँ कंपाइलेशन मिलेगा, यानी 2-2, 3-3 ग्राफ मिलेंगे। कभी मतलब मार्कर उल्टा करके हम दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसा जाएगा, फिर ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, राउंड फिर नीचे भी आ सकता है। तो आपको ये देखना है कि अभी बाकी ग्राफों की चर्चा तो हम जब बाद में करेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको दिखा तो आप फट से जान जाइएगा कि ये स्टैटिक पोजीशन है, विराम की स्थिति है, मोशन 0 है, यानी वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो 0 है। क्लियर है बात? और इसको स्लोप भी कह सकते हो आप। अगर मैथ से रिलेट करें तो y/x दैट मीन्स लेंथ अपॉन बेस। अगर ट्रायंगल की बात करें लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार आप जानते हैं कि tan थीटा होता है, और tan क्या होता है हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्शज्या, टेंजेंट, ये ढाल होती है। इसी को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। आगे चल के कोऑर्डिनेट में यम से डिनोट करेंगे, ग्रेडियंट बोलते हैं, बहुत सारे नामों से आप देखेंगे। कैलकुलस में dy/dx कहेंगे, लेकिन उतने डीप में नहीं जाना है आपको, चूँकि आप 11th में और कुछ बच्चे इसमें बायो के भी होंगे, सारे PCM ग्रुप के नहीं होंगे, PCB ग्रुप के भी होंगे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक होगा इसका, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके दिमाग में 100% ये अंदर जाना ही जाना है। बस आप थोड़ा मन लगाकर, कंसंट्रेट होकर जितनी बातें मैंने आपको बताई है उस पर आप अगेन एंड अगेन थिंक करिए, और वीडियो ना समझ में आए तो रिपीट करके रिवर्स में जाइए और उसको 2 बार 3 बार देखिए। अगर पहला आपको समझ में आ गया तो हमने कहा कि ये पिलर है, और जैसे आपका घर बनता है तो पिलर मेन, अगर चारों पिलर अगर सही से नहीं बने हैं या मतलब फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो आप जानते हैं कि अगर फाउंडेशन जितनी अच्छी होगी इमारत उतनी ही अच्छी होगी, बुलंद होगी। अगर फाउंडेशन ही आपका गड़बड़ हो गया तो फिर इमारत के बारे में ना ही कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इतना तो खुद समझदार है ही, 11 में पहुंच गए हैं तो ईश्वर ने सबको अपना अपना IQ दिया है, इतना माइंड तो आप भी लगाते होंगे। ठीक है, पहला ये कंप्लीट हुआ। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, हमने आपको कहा भी था, पहले में ही इतना टाइम लगाया। दूसरे तीसरे को थोड़ा और फास्ट वे में करेंगे और तेज़ी से करेंगे। एक चीज़ और ज़रूर जान लीजिए, वो नोट में हम अक्सर ऑफलाइन क्लास में अपने ये नोट करवाते हैं क्या, कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ है, तो डायरेक्टली आप क्या क्या बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से? ग्राफ को देखा नहीं कि बताया नहीं।
आप ये तो जान गए कि डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो वेलोसिटी निकालना होगा, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी जिस पर्टिकुलर टाइम पे पूछा होगा वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, यानी विस्थापन बटे समय कर देंगे, निकल आएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको करना पड़ेगा। हाँ, माइंड में कैलकुलेशन करके कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम डायरेक्ट की बात, मतलब यहाँ मेरा ये है कहने का सेंस कि ग्राफ ही खुद आंसर कर दे, हमको फाइंड आउट ना करना पड़े। तो उस कंडीशन में आप यही कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट, पिंड, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अथवा विस्थापन को ग्राफ देख के बता सकते हैं कि कहाँ पहुँचा है, कितनी दूरी तय किया है, कितना विस्थापित हुआ है। दूरी और विस्थापन में अंतर आप 9th में पढ़े हैं, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं एक लाइन में हम रिपीट कर दें कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। अगर बाय डेफिनेशन जाना चाहो तो किसी भी पिंड द्वारा उसके द्वारा मार्ग की चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन एनी पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब बड़ा सिंपल से लॉजिक है कि अगर ये दूरी हो गई है तो दूसरा विस्थापन है, उसी को नाम डिस्प्लेसमेंट दिया है, और वो सदिश राशि, यानी अगर किसी भी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट कर रहे हैं दूरी का, उसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर कर लें, तब ये डिस्टेंस उस समय डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। यानी दूरी का मापन अगर दिशा को ध्यान में रख कर किया जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, यानी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन हमेशा ऑलवेज प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यानी ओरिजिनेशन पॉइंट एंड टर्मिनेशन पॉइंट पर निर्भर करता है, यानी शुरुआत का बिंदु और लास्ट का बिंदु, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। और ये सीधी सी बात अगर एक लोकल लैंग्वेज में कहें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन जाएंगे तो जो डेफिनेशन बताया वो ये समझने के लिए, आपके दिमाग में डालने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और आप जानते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगी। मान लो अगर एक जगह ये है, एक जगह ये है, ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये देख रहे हो, एक बार यहाँ आओगे, एक बार यहाँ जाओगे, ये टोटल ये जो हमने रूट बताया मार्ग की लंबाई, तो ये प्लस ये होगी डिस्टेंस। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो आप क्या करोगे, सीधे लाइन को ज्वाइन कर दोगे ये। ठीक है, वैसे तो आप कहोगे परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो परपेंडिकुलर ये है, लेकिन अगर ये गायब कर दें तो परपेंडिकुलर आप यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे जो आपने पढ़ा होगा ये ऐसे चली जाए। क्लियर है बात? तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा और वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस तो आप जान ही रहे हैं कि हिल गए आप, आगे पीछे भी हो गए तो ये भी आपका डिस्टेंस में मेजर हो जाएगा, चाहे जितना आगे गए चाहे जितना पीछे आए, सब काउंट हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, सपोज आप 10 किलोमीटर ईस्ट में गए और वहाँ से वेस्ट में अगेन रिवर डायरेक्शन में 10 किलोमीटर आ गए, तो 10 जाना 10 आना, जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं पहुँच गए, डिस्प्लेसमेंट 0। तो चूँकि ये अलग से नहीं हमने कवर कराया था, इसलिए इसी सेशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात हमने यहाँ पर करी है। ठीक है, तो आज का सेशन यही वाइंड अप करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एज यूजुअल आप जानते हैं कि भागम भाग मचा देते हैं आप लोग कि बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो धीरे धीरे ही चलिए, बट चीज़ों को समझते हुए चलिए, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुँचाएगा। और अगेन हम यही बात दोहराएंगे आपसे कि कंसंट्रेट होकर 11th को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये बेस है आपका। अगर आपकी बैकबोन मजबूत रहेगी तभी आप आगे फ्यूचर में तरक्की कर पाएंगे। अब समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। कितना आप यूटिलाइज करते हो, कितना इसको अपने ऊपर लेते हो आप कि हाँ सर ने ये कहा है तो इसको फॉलो करना चाहिए या करना ही है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में, जो कि इसमें अभी हमने कहा ना आपको टाइप 1 में ही अभी 4 या 5 ग्राफ और होंगे, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, और आज ही बता दे रहा हूँ ये भी कि जैसे आप बचपन में सीखे ना कि शब्दों को अंकों में लिखो और अंकों को शब्दों में, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की सहायता से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे, और उलट के भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो डिस्टेंस
और टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो भी आप कहिए वो खींचना सीखेंगे। और अगर टोटल ग्राफ का आपने टोटल, ये मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, बनी हुई है क्लास 11 की प्लेलिस्ट, उसी में इसको ऐड करना है बस, और सिंपली कुछ नहीं। अगर टोटल आपने ग्राफ देख लिया तो इन फ्यूचर ना आपको बुक देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको और कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं मत भटकिए, साथ बने रहिए। बस इसी के साथ आज का सेशन यही वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।